हे गाइस, वेलकम टू स्टॉक टेकिंग चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई थिंक सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे HDFC लाइफ इंश्योरेंस के स्टॉक के बारे में। अगर कहीं ना कि आप HDFC लाइफ इंश्योरेंस के स्टॉक खरीदना चाहते हो या फिर खरीद कर बैठे हुए हो या फिर इसके अंदर काम करना चाहते हो, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, तो ये वाला स्टॉक आप देख सकते हो। ये वाला स्टॉक में आपको कहीं ना कि अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। टेक्निकल एनालिसिस करेंगे एंड फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे एंड फिर जाके आगे डिसाइड करेंगे कि स्टॉक का जो नेक्स्ट मूव वो क्या हो सकता है एंड उसके चलते हम इसके अंदर कैसे काम कर सकते हैं, कौन सी जगह एंट्री ले सकते हैं, कहाँ पर जाके स्टॉप लॉस बना सकते हैं एंड किस तरीके से हम यहाँ पर टारगेट अचीव कर सकते हैं। टेक्निकल एंड फंडामेंटल हम दोनों एनालिसिस करेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे एंड फिर जाके हम यहाँ पर डिसीजन पे आएंगे। तो बिना बात किए चलिए शुरू किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, HDFC लाइफ इंश्योरेंस अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म में, HDFC मतलब लॉन्ग टर्म नहीं, 2018 से ही तो उसका चार्ट स्टार्ट हुआ, तो उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो अभी तक HDFC लाइफ इंश्योरेंस मतलब एक अप ट्रेंड स्टॉक चल रहा है। ठीक है, तो एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है आगे चल के भी वो अप ट्रेंड में ही जाएगा या फिर ऊपर ही जाएगा, ऐसा प्रोबेबिलिटी हमको मानना चाहिए, क्योंकि जो स्टॉक हमेशा ऊपर जाता है वो और भी ज़्यादा ऊपर जाता है, जो गिरता है वो और भी ज़्यादा गिरता है। ठीक है, तो ऊपर जब जाता है तब जब पुल बैक देता है या फिर जब डाउन में आता है ऊपर जाने के बाद, तब हमको यहाँ पर परचेस करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अभी स्टॉक डाउन चल रहा है अभी इसको आप परचेस कर लीजिए, नहीं, ऐसा नहीं है। तो एनालिसिस जब देखेंगे आप पूरा डिटेल में, तब आपको यहाँ पर पता ही चल जाएगा कि कैसे काम करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, कोई भी स्टॉक हो जाए, अप ट्रेंड हो जाए, डाउन ट्रेंड हो जाए, वो स्टॉक हमेशा एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉलो करता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 2020 में यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सपोर्ट वाला एरिया था, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट एरिया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला एरिया उसका एक सपोर्ट रेसिस्टेंट वाला एक एरिया था। तो इसी रेसिस्टेंट, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि इसी रेसिस्टेंट के ऊपर स्टॉक ने कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेकर ऊपर चले गए थे। तो अभी ऐसा हो सकता है प्रोबेबिलिटी कि स्टॉक कहीं ना कहीं फिर से इसी रेसिस्टेंट के आसपास स्टॉक आ सकता है। तो इसी रेसिस्टेंट के आसपास अगर स्टॉक को आना चाहिए तो स्टॉक कहीं ना कहीं थोड़ा डाउन होगा। तो बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं इस तरह के एरिया में वो लोग परचेस कर रहे होंगे एंड सोचेंगे स्टॉक कल ही यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। तो ऐसा होने का चांसेस बहुत ही कम हो सकता है। मतलब अगर वो लकी होगा, मतलब अगर तुक्का में काम करेगा तभी हो सकता है, लेकिन एज ए कैलकुलेशन बेस तो ऐसा होने का प्रोबेबिलिटी नहीं होता, क्योंकि जो लोग कैलकुलेशन करके चार्ट का बिहेवियर देखकर काम करते हैं उनका स्ट्रैटेजी थोड़ा डिफरेंट होता है। तो स्टॉक ऐसा हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा नीचे आए एंड नीचे आने के बाद इस जगह से सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर जाए, क्योंकि वो एक ज़माने में उसका एक रेसिस्टेंट था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक रेसिस्टेंट था, यहाँ पर एक रेसिस्टेंट था एंड मैं बहुत सारे मेरा वीडियोस है यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि एक ज़माने में जो एक सपोर्ट था या फिर जो एक रेसिस्टेंट था वो आगे चल के भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट ऐसा कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो स्टॉक ऐसा हो सकता है कि स्टॉक अभी कहीं ना कहीं इस जगह से भी थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। कहीं ना कहीं यहाँ से आप देख सकते हैं कि 7-8% या फिर 6% स्टॉक थोड़ा नीचे आ सकता है। आने के बाद फिर से स्टॉक ऊपर जा सकते हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अभी तो डाउनफॉल हो रहा है और डाउनफॉल स्टॉक में हमेशा जब आप परचेस करेंगे तो वो और भी डाउन हो सकता है। इसीलिए अप ट्रेंड में काम करना चाहिए। मतलब स्टॉक जब नीचे गिरने के बाद ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तब हम वहाँ पर काम करेंगे। तो आप मुझे कह सकते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि स्टॉक नीचे आने के बाद ऊपर जा रहा है, वो मुझे कैसे पता चलेगा, मैं कैसे उसको गेस करूंगा? तो देखिए, इसके लिए सिंपली आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, एक रेसिस्टेंट लाइन बना सकते हैं। ठीक है, तो रेसिस्टेंट लाइन बहुत एक इंपॉर्टेंट लाइन होता है। तो रेसिस्टेंट लाइन बना के आप ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर स्टॉक ने कहीं ना कहीं मान लीजिए कि स्टॉक ने कहीं ना कहीं इस जगह पे थोड़ा बहुत नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ से स्टॉक ने कहीं ना कहीं इस रेसिस्टेंट लाइन को ब्रेकआउट करके ऊपर जाना स्टार्ट किया, तब जाके ऐसा प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि हाँ, स्टॉक ने कहीं ना कहीं रेसिस्टेंट लाइन को ब्रेक कर दिया, तो इस जगह से स्टॉक ऊपर जा सकता है, एज ए प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा, मैं तो यही कहूँगा कि आप कहीं ना कहीं उसका जो रेसिस्टेंट लाइन है उस रेसिस्टेंट लाइन के नीचे आप बनाइए। मतलब स्टॉक ने कहीं ना कहीं उसका जो लास्ट कैंडल हो, इस जगह पे उसका लास्ट कैंडल दिया, तो आप कहीं ना कहीं इस तरह का जगह पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड आपका जो टारगेट बनाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपका जो टारगेट होना चाहिए वो मिनिमम टारगेट इतना लेवल तक होना चाहिए। ठीक है, आपका जो टारगेट, एक सेकंड मैं यहाँ पर और डिटेल में दिखा देता हूँ। तो आपका टारगेट यहाँ पर मिनिमम होना चाहिए कि यहाँ पर 770 पे अपना टारगेट आप बना सकते हैं। एंड अगर स्टॉक के अंदर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आ जाए तो स्टॉक और भी ऊपर जा सकता है, तब आप कहीं ना कहीं यहाँ पर पेशेंसली वेट करके अपना टारगेट वो और भी ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि स्टॉक अभी जो प्राइस चल रहा है इसी प्राइस पे अभी खरीदने से बजाय कि हो सके कि स्टॉक थोड़ा नीचे आए, करेक्शन कंप्लीट हुआ एंड फिर जाके स्टॉक यानी कि इसी प्राइस पे भी आपको बाद में जाकर मिले, लेकिन उस समय मतलब जो ट्रेंड लाइन है, मतलब जो यहाँ पर रेसिस्टेंट लाइन है, रेसिस्टेंट लाइन को क्रॉस करते हुए आपको मिले, तब जाके आप यहाँ पर परचेस कीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब आपको नुकसान देखने का चांसेस
लगभग नहीं रहेगा, तो स्टॉक इस जगह से ऊपर जा सकता है। तो टेक्निकली मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस अच्छा स्टॉक है, ऊपर जा सकता है, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो आप कहीं ना कि एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आप काम कर सकते हैं, इसका स्टॉक आप परचेस कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा जल्दबाजी नहीं कीजिए, पेशेंसली काम कीजिए। पेशेंसली स्टॉक मार्केट के अंदर यही होता है कि जो लोग पेशेंसली काम करते हैं वही लोग प्रॉफिट करते हैं, इमोशन के बेसिस पे स्टॉक मार्केट नहीं चलता। तो आप ऐसा काम ना कीजिए। एंड अभी मैं आपको फंडामेंटल यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ। तो फंडामेंटली आप इसको एक बार बहुत ही ध्यान से देखिए। तो फंडामेंटल के लिए मैं यहाँ पर मनी कंट्रोल को सिलेक्ट कर लिया एंड आप यहाँ पर कहीं ना कहीं देख सकते हैं। मैं यहाँ पर बैलेंस शीट आपके सामने दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पर एक सेकंड, मैं कंपनी का नाम यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ऑलरेडी यहाँ पर लिखा आ रहा है। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का जो बैलेंस शीट है यहाँ पर दिखा रहा है। एंड हम स्टैंड लोन एनालिसिस करेंगे, नॉट ए कंसोलिडेटेड एनालिसिस करेंगे। कंसोलिडेटेड इज ए डिफरेंट एंड स्टैंड लोन इज ए डिफरेंट, ठीक है। मतलब हम सिर्फ कंपनी का पैरामीटर ही चेक करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो आप यहाँ पर कहीं ना कहीं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो शेयर कैपिटल हो कहीं ना कहीं डायलूटेड शेयर कैपिटल है, लेकिन फिर भी इसका जो रिजर्व एंड सरप्लस है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आप यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो उसके मुताबिक शेयर कैपिटल जितना है उससे बहुत ज़्यादा इसका रिजर्व एंड सरप्लस है। एंड 2021 में इसका जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो कहने की बहुत अच्छा ढंग से मैनेज करके मतलब ऊपर ही है, मतलब बहुत अच्छा है। तो रिजर्व एंड सरप्लस ठीक ठाक है। एंड करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज आप एक बार यहाँ पर देख लीजिए। तो करंट लाइबिलिटीज के मुताबिक अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो करंट लाइबिलिटीज कंपनी के पास कितना है, 6502 करोड़ जस्ट ओनली फॉर। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का जो करंट एसेट है वो कितना है, 4964। मतलब करंट लाइबिलिटीज ज़्यादा है एंड करंट एसेट कम है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कम ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कम है, ठीक है। मतलब कंपनी जितना लोन है कंपनी के पास रिजर्व उससे कम है करंट लाइबिलिटीज़, जो कि 1 साल के अंदर कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके मुताबिक क्या हो सकता है कि हाँ, दिस इज़ ए बैड सिग्नल, दिस इज़ ए बैड साइन, ये अच्छा साइन नहीं है। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी के पास टोटल जो करंट नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है, तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कितना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़ 1,61,873 करोड़ उसका नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है, ठीक है। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ तो आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। अभी कंपनी के पास नॉन करंट एसेट कितना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1,74,603। तो इसके मुताबिक भी कह सकते हैं कि हाँ, कंपनी के पास जितना नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है उससे भी बहुत ज़्यादा नॉन करंट एसेट है। तो लॉन्ग टर्म में अगर ऐसा प्रॉब्लम आ भी जाए तब भी जाके कंपनी कहने कि उसका एसेट बेचकर वो उसका मतलब जो लोन से उसको कहने कि वो क्लियर कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा भी कंपनी के पास पैसा बच जाएगा। एंड उसका जो करंट एसेट है, करंट एसेट में भी कहने कि जितना पैसा है एंड करंट लाइबिलिटीज में जितना पैसा है वहाँ पर वो कहने कि मैनेज करके इसको पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं आएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं आएगा। एंड इसका जो करंट एसेट है, करंट नॉन करंट एसेट है, उसके मुताबिक कहने की देखा जा सकता है तो ठीक है, क्वाइट ओके। लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस बहुत अच्छा था। अभी इसका जो कैश फ्लो है, कैश फ्लो एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी कैश फ्लो यहाँ पर दिखा रहा है। 1 मिनट चार्ट को थोड़ा लोडिंग करने देते हैं एक बार। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैश फ्लो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर दिखा रहा है। एंड स्टैंड लोन पैरामीटर हम सिर्फ यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। एंड इसका जो नीट प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके हिसाब के एंड कैलकुलेशन के मुताबिक भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका कहीं ना कहीं जो कैश फ्लो है, मतलब कैश फ्लो कितना हो रहा है, कैश कितना आ रहा है, कैश कितना जा रहा है, इसका मुताबिक भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका कंपनी का मतलब बहुत अच्छा एक मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। 39,610 करोड़, मतलब दिस इज़ ए वेरी वेरी गुड, दिस इज़ ए वेरी वेरी वेल गुड, ठीक है। तो इसके मुताबिक भी मैं यहाँ पर कह सकता हूँ स्टॉक आगे चल कर और भी ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जा सकता है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एंड इसका सबसे जो मेन पार्ट है वो होता है नीट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी आप यहाँ पर कहने की देखेंगे तब आपको यहाँ पर पता चलेगा कि इसका जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वो कहने की 2017 में, 18 में, 19, 20, 21 के मुताबिक कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। हाँ, कहने के 2019 एंड 2020 के मुताबिक कम था, लेकिन 2020 एंड 2021 के मुताबिक ज़्यादा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं 2018 एंड 2021 के मुताबिक ज़्यादा है, ठीक है। 2017 एंड 2021 के मुताबिक ज़्यादा है। तो प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर में भी मतलब अच्छा खासा यहाँ पर पोजीशन हमको देखने को मिले कि कंपनी अच्छा खासा वेल्थ यहाँ पर ग्रो कर रहा है। तो इसका चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकता है, ऐसा प्रोबेबिलिटी हो सकता है। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी का जो बैलेंस शीट मैंने आपको दिखा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर मैं आपको एक बार कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको मैं यहाँ पर आपको एक बार दिखा देता हूँ।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है एंड स्टैंडअलोन पैरामीटर एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि इसका जो नीट ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ठीक है, मतलब इसका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग उसको एक बार देख लेते। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसका जो नीट ऑपरेटिंग फ्रॉम रेवेन्यू वो कहीं ना कहीं हर साल बहुत ही अच्छा ढंग से मैनेज होकर आगे जा रहा है, बढ़ रहा है। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड सिग्नल। एंड इसका जो अदर्स इनकम अभी यहाँ पर नहीं है। तो अदर्स इनकम नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी नुकसान में कर रहा है, मतलब उसका कुछ पार्ट्स को सेल नहीं किया, कुछ बेच कर उसने प्रॉफिट नहीं कमाया, दैट्स ओके, मतलब वो खुद के लिए बचा के रखा है। दिस इज यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास अभी भी ऑलरेडी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉन करंट एसेट भी है। तो नॉन करंट एसेट अगर बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी करंट लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है, करंट एसेट कम है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। तो अगर कंपनी बेचना चाहे तो बेच कर उसको भी क्लियर कर सकते हैं, यहाँ पर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर इतना देख सकते हैं कि इसका नीट ऑपरेटिंग रेवेन्यू जितना है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू बहुत अच्छा खासा बढ़ रहा है, आगे जा रहा है। तो ऐसा प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि आगे चल के भी ये बढ़ेगा। एंड सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है आप यहाँ पर देख सकते हैं 2020 एंड 2021 के मुताबिक आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो टोटल एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस कम हुआ है। तो एक्सपेंसेस जब कम होगा एंड प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब बहुत अच्छा सिग्नल जाता है कि हाँ, मान लीजिए कि आपने 100 रुपये प्रॉफिट किया, लेकिन आपका खर्चा है 70 रुपीज़, तो आपने 30 रुपीज़ कहने के यहाँ पर प्रॉफिट किया, ठीक है, नीट प्रॉफिट आपका 30 रुपीज़ है। लेकिन मान लीजिए कि आपने सिर्फ दूसरा साल भी आपने 100 रुपये ही आपने प्रॉफिट किया, तो लोगों को तो ऐसा लगेगा यार आपने तो उस साल भी जो रेवेन्यू कमाया था इस साल भी वही रेवेन्यू कमा रहे, तो आपका प्रॉफिट कितना है। लेकिन अगर यहाँ पर एक्सपेंसेस देखा जाए तो एक्सपेंसेस के मुताबिक यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने कहीं ना कहीं इस बार आपका जो एक्सपेंसेस है वो 50 रुपीज़ है, तो आपका 50 रुपीज़ आपका प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन पहले साल कितना था 30 रुपीज़, अभी कितना चल रहा है 50 रुपीज़। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड सिग्नल, राइट। तो इसके मुताबिक क्या हो सकता है कि स्टॉक का शेयर का वैल्यू बढ़ सकता है, आगे चल के और भी अच्छा कर सकता है, कंपनी बहुत अच्छा मैनेज हो रहा है। तो इस तरह का सिग्नल जब मिलेगा तभी तो हम स्टॉक के अंदर काम कर सकते हैं, तभी तो हम यहाँ पर काम करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। कैलकुलेशन के बेस काम करेंगे, इमोशन के बेस नहीं, राइट। तो ये तो आप देख लिया कि बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस के मुताबिक स्टॉक कहने की अच्छा है, मैनेज्ड है एंड सिग्नल यही दे रहा है कि कंपनी ऊपर जा सकती है। आज के दिन डाउन है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी हमेशा डाउन ही रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपनी ऊपर ही जाएगा, ठीक है। एंड टेक्निकली अगर बात करें तो देखिए, टेक्निकल के मुताबिक अगर देख सकते हैं तो यहाँ पर मुझे एक सपोर्ट दिख रहा है। तो इस जगह पे कहने की एक रेसिस्टेंट था, तो उसी रेसिस्टेंट लेवल के आसपास आकर कंपनी कहने की आगे चल के एक सपोर्ट बना सकता है, तो ऐसा प्रोबेबिलिटी हो सकता है। एंड इसके बाद जाके कंपनी ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर तो मुझे यही दिख रहा है, प्राइस एक्शन के मुताबिक ऐसे ही लग रहा है। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा, कोई भी स्टॉक के अंदर 4-5% का वॉलेटिलिटी ऐसे आता ही रहता है, कभी आता है कभी जाता है, तो आप डरिए मत। अगर आप इसके अंदर काम करना चाहते हैं थोड़ा पेशेंस लेकर एंट्री लीजिए। अगर अपने कहने की एंट्री लेकर नहीं बैठे हुए हैं तो पेशेंस लेकर एंट्री लीजिए, एंड स्टॉक ऊपर जा सकता है, अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। मैं खुद भी इसके अंदर एंट्री लूँगा, मैं अपना वॉच लिस्ट के अंदर यहाँ पर इसको डाल दिया एंड आगे चल के मैं यहाँ पर काम करूँगा, लेकिन अभी नहीं, पेशेंसली काम करूँगा एंड टेक्निकली कैलकुलेशन करके काम करूंगा, रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेशन करके काम करूंगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप भी काम करने से पहले रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेशन करके काम कीजिए एंड स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर आप स्टॉप लॉस लगाना नहीं चाहते तब भी कोई बात नहीं, अलर्ट लगा लीजिए कि इस प्राइस के नीचे अगर स्टॉक गिर जाएगा तो मैं सेल कर दूंगा ऑटोमेटिक। तो अलर्ट जब लगा लेंगे ना, तब भी आपको एक अलर्ट आ जाएगा कि तुम्हारा स्टॉक अभी गिर रहा है बहुत ज़्यादा, तुम इसको बेचना चाहते हो तो बेच दो, ठीक है। तो आपका स्टॉप लॉस हिट भी नहीं होगा, और अलर्ट जब लग जाएगा तो आप एनालिसिस करके एक नया तरीके से उसको कहने की फीड से मैनेज कर सकते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं। एंड बस इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अच्छा है, वेल ग्रोथ है, ऊपर जा सकता है, लेकिन थोड़ा नीचे जाने के बाद ऊपर जा सकते हैं। तो आप थोड़ा पेशेंसली वेट कीजिए। एंड अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में और भी डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली मुझे पर्सनली कॉल करना पड़ेगा। तो मेरा कोर्स में आपको टोटली बेसिक टू एडवांस लेवल तक हर एक चीज़ पर्सनली गाइडेंस देकर आपको सिखाया जाएगा। तो इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। एंड अपना ख्याल रखना, टेक केयर।